मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है नंदिता मैम। क्या ऐसा कुछ और भी है जो एक आम नेटवर्क उपयोगकर्ता के लिए जानना जरूरी है? हाँ राजेश, और भी कई चीजें हैं। इंटरनेट के लिए बेशुमार खतरे हैं। मैं पहले वायरसेस के बारे में बताती हूँ। नेटवर्क में वायरसेस, क्या इसके बारे में आप विस्तार से बता सकती हैं मैम? हाँ, जैसे हम किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो जाते हैं, उसी तरह नेटवर्क में मौजूद कई घुसपैठियों के बनाए हुए प्रोग्राम्स जब सिस्टम में घुस जाते हैं तो उसकी सेवाओं को बाधित या खराब कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर है जो किसी के व्यक्तिगत सिस्टम में घुसकर उसे खराब करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि सभी मालवेयर को वायरस नहीं कहा जा सकता। इसे वायरस क्यों कहा जाता है नंदिता मैम? दरअसल कुछ लोगों के इस तरह बनाए हुए प्रोग्राम्स को वायरस नाम एक विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दिया था। शायद इसलिए दिया था क्योंकि कंप्यूटर वायरस भी उसी तरह फैलता है जैसे जैविक वायरस। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम्स को वायरस कहने को लेकर कई तरह के विचार हैं। कई विशेषज्ञों का विचार है कि वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज से है। अगर एक प्रोग्राम्ड वायरस के बारे में जानना है तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की बुनियादी बातों को समझना होगा। क्या आप बता सकती हैं नंदिता मैम कि इस तरह के वायरस कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल इस तरह के वायरस बनाकर भेज दिए जाते हैं। ज्यादातर किसी प्रोग्राम के रूप में अटैचमेंट के जरिए लोगों के ईमेल या सिस्टम में फैल जाते हैं। इसके तुरंत बाद ये प्रोग्राम खुद की नकल बनाकर किसी प्रोग्राम या बूट में घुसकर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। सभी वायरस उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को निशाना बनाकर बनाए जाते हैं जिनका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मतलब वायरस हमारे सिस्टम में हो सकता है, पर ये तब तक उसे खराब नहीं कर पाएगा जब तक हम किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल या मैलिशियस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे या खोलेंगे नहीं। वायरस पूर्ण या स्वतंत्र नहीं होते। ये परजीवी की तरह होते हैं जो एक फाइल से दूसरी फाइल में अटैचमेंट के जरिए घूमते रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हमें कोई फाइल या प्रोग्राम भेजे या हम उसे आगे किसी और को भेज रहे हैं तो सतर्क रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई वायरस हो सकता है। अच्छा यही होगा कि हम किसी ऐसे ईमेल को ना खोलें जिसमें अनजान अटैचमेंट हो, खासकर तब जब ये किसी अनजान इंसान ने भेजा हो और इसमें .exe एक्सटेंशन हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल है। वायरस सिर्फ भेजने से ही नहीं आता। कभी-कभी हम अनजाने में किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पर चले जाते हैं या उस पर कोई विज्ञापन देखने लगते हैं और अपना सिस्टम खुद इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम किसी अनजान इंसान की भेजी हुई फाइल ना खोलें। हाँ राजेश, किसी अनजान संस्था की भेजी हुई फाइल को खोलने से पहले इसकी दोबारा जांच कर लें। इन फाइल्स में वायरसेस हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ये सभी वायरस एक जैसे होते हैं नंदिता मैम? बिल्कुल नहीं राजेश। वायरस कई श्रेणियों में रखे गए हैं। मैं तुम्हें बताती हूं इनके ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। लाखों की संख्या में वायरस मौजूद हैं और
6-7 नए वायरस का रोज पता चलता है। कंप्यूटर वायरसेस प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाने, फाइल्स को हटाने या हार्ड डिस्क को रीफॉर्मेट करके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो किसी नुकसान के मकसद से नहीं बनाए गए हैं, पर वो खुद की नकल बना लेते हैं और टेक्स्ट, वीडियो व ऑडियो मैसेजेस के जरिए अपने होने की जानकारी देते रहते हैं और सिस्टम के साधारण कामकाज में रुकावट डालते हैं। इसी तरह कई वायरस ऐसे हैं जो बग रिडन होते हैं। इन बग्स की वजह से डेटा का नुकसान और सिस्टम बर्बाद हो सकता है। शायद वायरसेस के हानिकारक स्वरूप की वजह से ही इनके वर्गीकरण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है और ज्यादा मापदंड होने की वजह से इनको कम समूहों में वर्गीकृत करना कठिन होता है। इस तस्वीर में वायरसेस के जटिल रूप को देख सकते हैं। सुरक्षा पर खतरे के लिहाज से पिछले कुछ दशकों में वायरसेस काफी विकसित हुए हैं और लगातार बदल रहे हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स बनाने वाली एक कंपनी सिमेंटिक के मुताबिक अब तक 5 तरह के वायरस की पहचान की गई है। उन्होंने इनको फाइल इन्फेक्टर वायरसेस, बूट सेक्टर वायरसेस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरसेस, मल्टीपार्टाइट वायरसेस और मैक्रोवायरसेस नाम दिया है। हालांकि कई दूसरे तरह के भी वायरस होते हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ जरूरी वायरसेस के बारे में जानेंगे। वायरस दूसरी फाइल्स को किस तरह एग्जीक्यूट करता है, इस आधार पर सिक्योरिटी कम्युनिटी ने वायरसेस को 2 समूहों में वर्गीकृत किया है। तो मैम, क्या हमारे सिस्टम में घुसा कोई वायरस हमेशा उसी में रहता है? दरअसल राजेश, वायरसेस कई श्रेणी में रखे गए हैं। कुछ रेसिडेंशियल होते हैं और कुछ नॉन रेसिडेंशियल। एक रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में जगह बना लेता है और कंप्यूटर में शुरू होने वाली फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। इन्फेक्टेड फाइल्स के बंद होने के बाद भी ये काम करता रहता है। मेमोरी में होने की वजह से दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए इसे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS जब भी कोई खास फंक्शन लोड या शुरू करता है, ये खुद सक्रिय हो जाता है। रेसिडेंट वायरसेस को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे एंटीवायरस या दूसरे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से बचने में माहिर होते हैं। ये खुद को सिस्टम के रैम में छिपा लेते हैं, इसलिए इस तरह के वायरसेस को हटाना काफी पेचीदा होता है। रेसिडेंट वायरसेस को भी 2 और उपश्रेणियों में बांटा गया है, फास्ट और स्लो इन्फेक्टर्स। नाम से ही इनके बारे में समझा जा सकता है। दूसरी तरफ एक नॉन रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर मेमोरी में न जाकर फाइल्स में ही जुड़ा रहता है। ये दूसरी फाइल्स को सिर्फ तभी इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्टेड फाइल्स को चलाया जाए। इन्हें एग्जीक्यूटेबल वायरसेस भी कहा जाता है। मतलब इन्फेक्ट करने से पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। रेसिडेंट वायरस की तरह नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होते ही सक्रिय हो जाएं। अब हम वर्तमान में चल रहे कुछ प्रमुख वायरस के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत इन्फेक्टिंग वायरस से करते हैं। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस किसी सिस्टम में घुसकर तभी सक्रिय होता है जब उसे ले जाने वाले प्रोग्राम को खोला जाए। ज्यादातर इस तरह के वायरस अटैचमेंट में .com
.bin, .ovl, .drv या .exe प्रोग्राम फाइल्स के जरिए आते हैं। ये प्रोग्राम्स सुरक्षित किए गए डेटा या फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है ओवरराइटिंग वायरस। ओवरराइटिंग वायरस दुर्भावनापूर्ण मकसद से बनाया गया प्रोग्राम है जो इन्फेक्शन के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल डेटा के मूल प्रोग्राम कोड को बर्बाद कर देता है। आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में रखे डेटा को ओवरराइट कर देता है। बूट सेक्टर वायरस वे वायरस हैं जो अब ज्यादा उपयोग में नहीं हैं, क्योंकि आजकल के उपकरण फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर कम निर्भर हैं। ये कोड को किसी फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड ड्राइव के पार्टीशन टेबल में कॉपी कर अपना काम करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। स्टार्टअप प्रोसेस के दौरान वायरस को मेमोरी में लोड किया जाता है। जब ये सिस्टम की मेमोरी में जगह बना लेता है तो सिस्टम में इंसर्ट किए गए किसी डिस्क को इन्फेक्ट करने लगता है। बूट सेक्टर वायरसेस के कुछ उदाहरण फॉर्म, डिस्क किलर, स्टोन्ड और माइकलएंजेलो हैं। फिर आता है मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, दरअसल ये मेमोरी में रहने वाले रेसिडेंट वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरसेस की तरह ये भी डिस्क्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, पर वो बूट सेक्टर वायरसेस से अलग होते हैं। वो अलग-अलग जगहों पर कोड्स के रूप में रहते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स के कुछ उदाहरण NYB और NTEXE हैं। मल्टीपार्टाइट वायरसेस को पॉलीपार्टाइट वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस प्रोग्राम फाइल्स और बूट रिकॉर्ड्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। इन वायरसेस को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बूट एरिया से इनको हटा भी दिया जाए और फाइल्स में रह गए तो ये वायरस बूट एरिया को फिर से इन्फेक्ट कर देंगे। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड फाइल्स को साफ करने के बाद भी ये वायरस खुद की नकल कर सिस्टम को इन्फेक्ट कर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस को एक बहुरूपिया की तरह बनाया गया है। नेट इस्तेमाल करने वाले कई उपयोगकर्ता इसे बहुत उपयोगी उपकरण मानते हैं, पर एक बार उन्हें सिस्टम में लोड करने के बाद वे हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल्स में रुकावट डालने लगते हैं। जिस तरह गिरगिट वातावरण की जरूरत के मुताबिक अपना रूप बदल लेता है, उसी तरह ये वायरस सिस्टम में खुद को काम करने वाली फाइल्स के रूप में बदल लेते हैं। हम इन वायरसेस को गिरगिट का डिजिटल रूप कह सकते हैं। एक पॉलीमॉर्फिक वायरस अपना कोड बदलने या रूप बदलने में सक्षम है, पर अपने मूल गुण या काम को नहीं बदलता है और सिस्टम को इन्फेक्ट करता रहता है। ये तो बहुत चुनौती भरा है नंदिता मैम। हम इस तरह के वायरसेस से कैसे निपट सकते हैं? इसके कई तरीके हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। खतरों को पहचानने का एक मुख्य तरीका हस्ताक्षर की पहचान करना है, पर पॉलीमॉर्फिक वायरसेस सिस्टम में अपनी पहचान बदल लेते हैं और इससे बच निकलते हैं। वे एक पॉलीमॉर्फिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बार हस्ताक्षर बदलने के बाद वो एक जैसे नहीं होते। इसके बाद रूटकिट वायरस के बारे में जानते हैं। कल्पना करो कि कोई तुम्हारे घर में घुस जाता है और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर आराम करता है,
तुम्हारे घर के स्विचेस को पूरी तरह बदल देता है। मसलन, जब तुम लाइट स्विच ऑन करते हो या पंखा चालू करते हो तो वो स्विच ऑफ हो जाएं या एक साथ काम करना बंद कर दें। एक रूटकिट वायरस अपने नाम के अनुसार काम करता है। ये सिस्टम में अनधिकृत रूटकिट इंस्टॉल कर देता है और हमलावरों को सिस्टम पर पूरी तरह नियंत्रण मिल जाता है। तब वे मूल कामों या प्रोग्राम्स को बदल या अक्षम कर सकते हैं। रूटकिट वायरसेस बनाने वाले इसे किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचाना चाहते थे, जो आमतौर पर एप्लीकेशंस और फाइल्स को स्कैन करता है। हालांकि एंटीवायरस प्रोग्राम्स के हाल के संस्करणों में रूटकिट स्कैनिंग और इससे निपटने की क्षमता है। अब मैक्रोवायरसेस के बारे में जानते हैं। मैक्रोवायरसेस? इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। एक मैक्रोवायरस कंप्यूटर में किसी मैक्रो का स्थान लेकर किसी प्रोग्राम को काम करने में सक्षम बनाता है और एक खास तरह के कार्यों और आदेश के लिए प्रेरित करता है। जब कोई वायरस इन कार्यों और आदेशों को बदल देता है तो कंप्यूटर को काफी नुकसान पहुंचता है। वर्ड प्रोसेसर्स या स्प्रेडशीट्स एप्लीकेशंस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रोस का इस्तेमाल करते हैं, जो निर्देशों का एक मेल होता है। निर्देशों का ये समूह उन कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए है जो एक क्रम में हैं और अक्सर दोहराए जाते हैं। मैक्रोवायरसेस इन वायरसेस पर हमला करने और उनके कामकाज को बदलने के लिए ही बनाए गए हैं। वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस आमतौर पर किसी वेबसाइट के डिस्प्ले में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्रामिंग में दिखाई देते हैं। तस्वीर या वीडियो, किसी साइट का खाका और इस पर दिए गए लिंक सब कोडिंग पर आधारित होते हैं। कोई भी साइबर अपराधी तुम्हारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए एक नजर देखकर ही इन्हें बदल सकता है, खासकर जब तुम किसी मैलिशियस साइट के लिंक पर क्लिक करते हो या वीडियो देखते हो। साथ ही एक साइट पर कोई ऐसा मालवेयर हो सकता है जिसे किसी तीसरे ने बिना इसकी जानकारी के जोड़ दिया हो। इसलिए किसी साइट पर क्लिक करने से पहले सतर्क रहें। वायरस की सूची अंतहीन है और हमें उनके बारे में लगातार जानते रहना है। सावधान रहना एक पेन ड्राइव वायरस फैलाने के मामले में सबसे आगे है। एक बार तुम्हारा पेन ड्राइव या तुम्हारे दोस्त का पेन ड्राइव जो तुमने लिया है या इस तरह का कोई रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस इन्फेक्टेड हो जाता है तो इससे वायरस फैलते रहते हैं और ये जहां भी इस्तेमाल किया जाता है उन सभी उपकरणों को इन्फेक्ट कर देता है। कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के बाद वायरस खुद की नकल बनाना शुरू कर देते हैं या कुछ वक्त के लिए रुक जाएंगे, जैसे निष्क्रिय हो गए हों, जब तक कि कोई क्रिया उन्हें जगाकर कुछ करने के लिए नहीं कहती। वायरस सिस्टम के दूसरे सॉफ्टवेयर या साधनों को इन्फेक्ट कर सकता है, डेटा मिटा सकता है, नकल कर सकता है या एन्क्रिप्ट कर सकता है। एक अच्छी आदत वो मानी जाएगी जब हम किसी भी पेन ड्राइव को इस्तेमाल करने से पहले उसे किसी एंटीवायरस से स्कैन कर लें। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे देखने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर होता है जो किसी के व्यक्तिगत सिस्टम में हमला कर उसके काम में रुकावट डालने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरसेस प्रोग्राम्स को हानि पहुंचाकर, फाइल्स को मिटाकर या हार्ड डिस्क को रीफॉर्मेट कर कंप्यूटर को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। एक रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में
जगह बना लेता है और कंप्यूटर में शुरू होने वाली फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। इन्फेक्टेड फाइल्स के बंद होने के बाद भी ये काम करता रहता है। मेमोरी में होने की वजह से दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए इसे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS जब भी कोई खास फंक्शन लोड या शुरू करता है, ये खुद सक्रिय हो जाता है। एक नॉन रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर मेमोरी में न जाकर फाइल्स में ही जुड़ा रहता है। ये दूसरी फाइल्स को सिर्फ तभी इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्टेड फाइल्स को चलाया जाए। इन्हें एग्जीक्यूटेबल वायरस भी कहा जाता है, मतलब इन्फेक्ट करने से पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। रेसिडेंट वायरस की तरह नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होते ही सक्रिय हो जाएं। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस किसी सिस्टम में घुसकर तभी सक्रिय होता है जब उसे ले जाने वाले प्रोग्राम को खोला जाए। ओवरराइटिंग वायरस दुर्भावनापूर्ण मकसद से बनाया गया प्रोग्राम है, जो इन्फेक्शन के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल डेटा के मूल प्रोग्राम कोड को बर्बाद कर देता है। आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में रखे डेटा को ओवरराइट कर देता है। बूट सेक्टर वायरस वे वायरस हैं जो अब ज्यादा उपयोग में नहीं हैं, क्योंकि आजकल के उपकरण फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर कम निर्भर हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरसेस मेमोरी में रहने वाले रेसिडेंट वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरसेस की तरह ये भी डिस्क्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। मल्टीपार्टाइट वायरसेस को पॉलीपार्टाइट वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस प्रोग्राम फाइल्स और बूट रिकॉर्ड्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। क्लस्टर वायरसेस एक दूसरी तरह के वायरस होते हैं जो किसी सिस्टम में समूह में हमला करते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस को एक बहुरूपिया की तरह बनाया गया है। नेट इस्तेमाल करने वाले कई उपयोगकर्ता इसे बहुत उपयोगी उपकरण मानते हैं, पर एक बार उन्हें सिस्टम में लोड करने के बाद वे हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल्स में रुकावट डालने लगते हैं। एक रूटकिट वायरस अपने नाम के अनुसार काम करता है। ये सिस्टम में अनधिकृत रूटकिट इंस्टॉल कर देता है और हमलावरों को पूरी तरह सिस्टम का नियंत्रण मिल जाता है। एक मैक्रो वायरस कंप्यूटर में किसी मैक्रो का स्थान लेकर किसी प्रोग्राम को काम करने में सक्षम बनाता है और एक खास तरह के कार्यों और आदेश के लिए प्रेरित करता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस आमतौर पर किसी वेबसाइट के डिस्प्ले में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्रामिंग में दिखाई देते हैं। तस्वीर या वीडियो, किसी साइट का खाका और इस पर दिए गए लिंक सब कोडिंग पर आधारित होते हैं।